हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारी इस प्यारी सी क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लास प्रैक्टिस सहित हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के नए चैप्टर जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और इसे दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं सिंटैक्स या सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के भी नाम से इसे जाना जाता है। तो मेन रूप से आप दो नाम याद रख सकते हैं, एक सिंटैक्स और या अगर एक्सप्लेन वगैरह याद रखना चाहते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यूज आप कर सकते हैं बोलने में। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट बेस है। एक भी रूल्स मैं नहीं करवाने वाला हूं जिससे आपको कुछ याद करने की जरूरत पड़े, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है। वैसे भी लर्निंग जो है ध्यान रखेगा ये रटने का नहीं है, लर्निंग जो है समझने की है, अंडरस्टैंडिंग की है। तो हम लोग जो है लर्न कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लर्न कर रहे हैं, सीखने का काम कर रहे हैं। चलिए तो सीखते हैं। चैप्टर का मैं नाम लिख देता हूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चलिए अब नाम को ही समझे तो इसमें कहा गया है कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और दोनों के बीच एग्रीमेंट रखा जाएगा। सेंस तो यही बता रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब यहां पर देखते हैं कि इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कहा क्या जाता है। सबसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जिसमें आपको पिक करना पड़ रहा होगा कि वर्ब कौन सा है। स्टेटमेंट देख सकते हैं आप, साथ साथ लिख सकते हैं। द फ्लावर ऑफ माई गार्डन, द फ्लावर ऑफ माई गार्डन ब्लैंक है ब्यूटीफुल, द फ्लावर ऑफ माई गार्डन ब्लैंक ब्यूटीफुल। ऑप्शन है इज और आर। सेकेंड ऑप्शन आते हैं the flowers of my garden, the flowers of my garden dash beautiful, beautiful। ऑप्शन है is और are, इसमें भी। नंबर 3 में है the water of this river, the water of this river ब्लैंक है क्लीन, इज और आर। नंबर 4 द वाटर ऑफ these rivers, the water of these rivers dash clean, ऑप्शन इज आर। नंबर 5 mathematics dash a beautiful subject, a beautiful subject is R। his mathematics blank good इज और आर। ये आपके पास टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। मैं एक बार फिर से इसे रिपीट कर रहा हूं। द फ्लावर ऑफ माई गार्डन डैश ब्यूटीफुल, ऑप्शन इज और आर। द फ्लावर्स ऑफ माई गार्डन डैश ब्यूटीफुल इज और आर। द वाटर ऑफ दिस रिवर डैश क्लीन इज और आर। द वाटर ऑफ दिस रिवर्स डैश क्लीन इज और आर। मैथमेटिक्स डैश अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट इज और आर। हिज मैथमेटिक्स डैश गुड इज और आर। ये 6 क्वेश्चन है। यहां पर आपको 2 ऑप्शन ही रखा गया है, मतलब 2 ऑप्शन ही हैं इज और आर का। आपको फिल करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर लगाएं, सब्जेक्ट प्लुरल हो तो वर्ब प्लुरल आप लगा सकते हैं। जैसा भी हो, जिस प्रकार से भी आप आंसर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या आप इसमें फिल कर सकते हैं, कीजिए, नो प्रॉब्लम। सही है तो भी ठीक है, गलत है तो भी ठीक है, मुझे डिस्क्राइब करना ही है, मुझे समझाना ही है। ओके, चलिए कीजिए।
सब्जेक्ट बनेगा मेंट। बंदा मैं सीधा साधा सा। जो आंसर हो जैसा समझ में आए क्लिक कीजिए, नो प्रॉब्लम। समझना ही है, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसे समझते हैं। आंसर क्लिक कर लिए होंगे आप लोग। चलिए सिर्फ मैं आंसर क्लिक कर रहा हूं अभी फिलहाल। द फ्लावर ऑफ माई गार्डन डैश ब्यूटीफुल इज हो गया। द फ्लावर्स ऑफ माई गार्डन डैश ब्यूटीफुल, इसमें आर है। द वाटर ऑफ दिस रिवर इज क्लीन। द वाटर ऑफ दिस रिवर्स, इसमें भी इज क्लीन। मैथमेटिक्स इज अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। हिज मैथमेटिक्स आर गुड। अब ये आप आंसर मैच कर सकते हैं। इज आर इज आर का आंसर क्लिक है। अब इसमें समझने वाली अंडरस्टैंडिंग ये है कि इसमें से बहुत सारे आंसर्स आप लोगों के गलत हो सकते हैं। ओके, पहले फर्स्ट रीजन तो ये हमें समझना है कि आपका आंसर गलत क्यों हुआ। ओके, जो आपने पिक कर लिया है वो गलत कैसे हो गया, क्या आपका लॉजिक रहा, क्या कॉन्सेप्ट रहा, या आपने क्या सोचा कि आपने इसका आंसर गलत कर दिया। दूसरा जो मेरा पॉइंट यह होता है, फर्स्ट पॉइंट तो वो रहा। दूसरा पॉइंट यह है कि जिस आंसर को आपने क्लिक किया है, जो अभी सही हो गया है, जब मैंने आंसर क्लिक किया है तो आपके उसके सही होने के पीछे उसका लॉजिक क्या है। कोई तो लॉजिक होगा ना कि आपने सोचा होगा कि नहीं ऐसा होगा तो उसे वैसा होना पड़ेगा, कि सब्जेक्ट ये है तो ऐसा है तो ये चुना गया है। तो वो लॉजिक आपका ग्रामर वाला होना चाहिए। पहला ध्यान रखें, गलत हुआ तो क्यों हुआ, दूसरा सही हुआ तो सही होने के पीछे का रीजन क्या है। ये नहीं कि सिर्फ आंसर सही हो गया तो वो हो गया, नहीं, आंसर सही हो गया तो उसका भी लॉजिक होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास लॉजिक नहीं फिर आपकी बात कोई मानेगा नहीं, कोई सुनेगा नहीं। और अगर इस बार आपका विदाउट लॉजिक या जिसे कहते हैं तुक्का अगर आपका सही हो जाता है तो अगले बार हो सकता है वो चांस नहीं रहेगा आपके पास। तो कहने का रीजन ये है कि हमें गलत आंसर हुआ है तो उसका भी रीजन चाहिए, और सही आंसर हुआ है तो उसका भी मुझे रीजन चाहिए, और आपको वह रीजन जानना चाहिए। वही मैं शॉर्ट में यहाँ डिस्क्राइब कर दे रहा हूं मैं यहाँ पर। उसके बाद हम लोग इसके प्रोसेस को ओपन करते हैं पूरी तरीके से। तो फर्स्ट कहा गया है कि जैसे भी वर्ब, हम लोग जब भी वर्ब कोई चुनते हैं तो वो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चुनते हैं, कि सब्जेक्ट पहले हम लोग फाइंड करेंगे तब जाके हमें वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा। और फिर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या लगाना है, सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब क्या लगाना है, प्लुरल। लेकिन सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा उस सब्जेक्ट को। बिना उस सब्जेक्ट को फाइंड किए हम लोग वर्ब को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, या उसके सिंगुलरिटी या प्लुरलिटी को नहीं लगा सकते। तो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूं कि यहाँ पर द फ्लावर ऑफ माई गार्डन में फ्लावर सब्जेक्ट है, फ्लावर सब्जेक्ट है, और फ्लावर यह सिंगुलर है,
वर्ब भी हम लोगों को सिंगुलर ही लगाना पड़ेगा, यानी कि इज। क्लियर। अब हो सकता है कि आप में से बहुतों का हो सकता है रीजन कि सर मैंने गार्डन को देख कर लगाया इज, मैंने सर फ्लावर नहीं देखा, मैंने गार्डन देखा कि गार्डन सिंगुलर है तो यहाँ मैंने इज लगा दिया। अगर आपका यहाँ आंसर इज है और आपने गार्डन को देखकर आंसर क्लिक किया है तब आपका आंसर गलत हुआ। वो सही है कि इज होना चाहिए, लेकिन जो लॉजिक पे आप गए वह लॉजिक ही गलत है, वो पूरी तरीके से तर्कसंगत नहीं है, वो लॉजिक में फिट नहीं बैठ रहा है, तो आपका ये आंसर भी गलत माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फ्लावर्स सब्जेक्ट बन रहा है और सब्जेक्ट में ये प्लूरल है, पीएल का मतलब प्लूरल और एसएल का मतलब सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल है तो वर्ब भी हमें चाहिए प्लूरल ही चाहिए, यानी कि आर चाहिए। अब इसमें अगर हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने यहाँ इज आंसर क्लिक किया होगा, तो यहाँ आपने सोचा होगा गार्डन सब्जेक्ट है सर, गार्डन का अकॉर्डिंग मैंने इज लगा दिया, वो भी गलत है। ओके, और आपने अगर आर लगाया है तो आर आपने, हो सकता है आपका आंसर सही होगा, आपने फ्लावर्स को देखकर आर लगा दिया, लेकिन इसका एक और रीजन होता है कि गार्डन को देखकर हमने क्यों नहीं इज लगाया। फ्लावर्स को देखकर मैंने आर तो लगा दिया, तो मैंने गार्डन को क्यों छोड़ा, इसका भी तो रीजन आपको देना पड़ेगा, या इसका भी तो रीजन आपको जानना है। सिर्फ यही नहीं कि हाँ सर आपने भी फ्लावर्स कहा, मैंने भी फ्लावर्स कहा और आर लगा दिए, चलिए सर दोनों का मैच हो गया। नहीं, रुकिए, जानना पड़ेगा कि यहाँ गार्डन के अकॉर्डिंग इज क्यों नहीं आया, उसका भी लॉजिक आके है। आगे देखते हैं। वाटर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में ये सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमें सिंगुलर ही लगाना पड़ेगा, यानी यहाँ पर इज। वाटर यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, इज का यूज। मैथमेटिक्स सिंगुलर, यहाँ इज का यूज, लेकिन यहाँ का जो मैथमेटिक्स है ये प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, आर। अब कहिएगा सर ये कैसे हो गया, यहाँ का मैथमेटिक्स सिंगुलर तो इज आप कह रहे हैं, यहाँ का मैथमेटिक्स प्लूरल तो आप आर कह रहे हैं। सर वर्ड एक ही है मैथमेटिक्स, फिर भी आप यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल का काम चले गए। यही तो है सिंटैक्स और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर ऐसा नहीं चलता तो इस चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ता, इसका कोई तो रीजन है इस चैप्टर के ग्रामर में होने का। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को गलत लगाते हैं, गलत पढ़ते हैं, तभी तो ये चैप्टर है जो कॉन्सेप्ट बेस पर है। तो अब हम लोगों को इससे हमें एक आकलन मिल जाना चाहिए कि हमारा कितना सही होता है, और सही होता है कितना लॉजिक पे सही होता है, गलत होता है तो गलत होने के पीछे का रीज़न क्या, और ग्रामर में इसकी क्या बात कही गई है। तो ये अब हम लोगों को समझना, इसे मैं इरेज करता हूं और आगे हम लोग मूव करते हैं। अब चलते हैं मेन, हम सिंटैक्स को समझना है। यहाँ तक हमने कह सकते हैं छोटा सा टेस्ट हुआ, ओके, जिसमें हम लोग अपनी कमजोरी या मजबूती को जान पाएं, या आगे चैप्टर को समझ पाएंगे, चैप्टर हमें क्या चीज़ इस चैप्टर से मिलने वाला है। तो इस चैप्टर से हमें बस इतना ही मिलने वाला है, किसी भी स्टेटमेंट में सही सब्जेक्ट को खोजना, ओके, जो वास्तव में सब्जेक्ट है, और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें उस वर्ब को खोजना या वर्ब को लगाना। यही आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है और कुछ नहीं। क्लियर? चलिए इसे इरेज करता हूं मैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सिंटैक्स जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका मजबूत होना चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है फिर वो गड़बड़ होगा, फिर आपको थोड़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ध्यान देना ही पड़ सकता है आगे जाकर। तो उस पर ध्यान दें, इम्प्रूव हो ही जाएगा, हमसे बढ़कर तो कुछ है नहीं। चलिए सब कुछ सीखा जा सकता है। चलिए तो यहाँ नाम को ही पहले समझते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो कुछ इस प्रकार का प्रोसेस है कि सब्जेक्ट वर्ब और ये रहा बीच में एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट। अब इसको समझते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक तरफ, ओके, एक तरफ जो है सब्जेक्ट है, ओके, और एक तरफ लेफ्ट साइड में सब्जेक्ट है और राइट साइड में क्या है, वर्ब रखा गया, और दोनों के बीच एग्रीमेंट है। तो आप समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच कोई ना कोई एग्रीमेंट हुआ है, सब्जेक्ट और वर्ब, और इन दोनों के बीच क्या हुआ, एग्रीमेंट हुआ। कुछ समझौता है इसमें, कुछ
टर्म्स एंड कंडीशंस लगाए गए हैं कि हाँ ऐसा फॉलो किया जाएगा। सब्जेक्ट कह रहा है मैं ऐसा रहूंगा तो वर्ब कह रहा है ठीक है मैं ऐसा रहूंगा, सब्जेक्ट कह रहा है ठीक है मैं वैसा रहा तो वर्ब कह रहा है मैं वैसा रहूंगा, यानी दोनों में एग्रीमेंट हुआ। समझ कुछ इस प्रकार से समझते हैं, ध्यान रखिएगा। सपोज डेट ए कंपनी है और एक बी कंपनी है, दोनों जो है मर्ज होना चाहती है, या दोनों कुछ इस प्रकार समझें कि किसी प्रोजेक्ट के ऊपर दोनों पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, कंपनी ए और कंपनी बी। लेकिन कंपनी ए और बी एक दूसरे से एग्रीमेंट करने से पहले यह जो कंपनी ए है यह कंपनी बी के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगी, ओके, कि बी कंपनी कैसा, और कंपनी बी जो है कंपनी ए के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगी कि इन दोनों में क्या सही है। या कहने का मतलब ये ए कंपनी कैसी है और ये सर्च करेगा कि बी कंपनी कैसी है, इसका कोई बैकलॉग तो नहीं है, कोई ड्यूज नहीं है, कितना इसका मतलब कह सकते हैं कंपनी का ग्रोथ रेट है, कितना इस पे डेट है, इसका कितना रेशियो है, कितना पी है, कि मतलब सब कुछ इसका चेक किया जाएगा, कैसे कैसे आरओई है, सब कुछ चेक करने के बाद एक दूसरे पे एग्रीमेंट आया जाएगा। तो कहने का सेंस है पहले हमें जो है इसको समझना है, फिर इसे समझना है, तब एग्रीमेंट पे आएंगे, डायरेक्ट एग्रीमेंट पे नहीं आ सकते हैं। इसका दूसरा लॉजिक से ये समझ सकते हैं कि सपोज दैट, ध्यान रखेगा कि ए की कोई फैमिली है और बी की कोई फैमिली है, और इन दोनों फैमिली के बीच रिश्ता तय होना है। इन दोनों फैमिली के बीच क्या होना है, रिश्ता तय होना है। तो जब भी इन दोनों के बीच रिश्ता तय होगा तो परिवार ए जो फैमिली ए जो है, यह जो फैमिली ए है और यह फैमिली बी कहने का सेंस है, तो फैमिली ए जो है फैमिली बी के बारे में पूरी जानकारी लेगी कि फैमिली बी कैसी है या कैसा है। फिर फैमिली बी जो है ए के बारे में सारा जानकारी लेगा। जैसे दो परिवारों के बीच रिश्ता तय होता है, पूछा जाता है, जैसे अगर मेरी तरफ से अगर किसी का रिश्ता तय होगा तो मैं तो उस गांव में जो है या उस जो उनका घर है वहाँ के आसपास अपने जो रिश्तेदार मौजूद हैं उनसे मैं कॉल पे बात करूंगा कि कैसा उनका स्वभाव है, परिवार कैसे हैं, परिवार का हिस्ट्री कैसा है, प्रेजेंट कैसा है, फ्यूचर कैसा होने वाला है, बात करने का तरीका क्या है, इस प्रकार की चीज़ें अंडरस्टैंडिंग होती है ना। इतना खोजने के बाद ही ना रिश्ता तय होता है, ओके। तो कहने का मतलब है कि वही चीज हमें यहां समझना है कि जब हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी इन दोनों के बीच के एग्रीमेंट को समझना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद हमें यह समझना पड़ेगा कि वर्ब क्या है, तब जाके बात करेंगे एग्रीमेंट पे। तो कहने का सेंस ये है कि पहले हम लोगों को डिस्कशन में लाना है सब्जेक्ट को। क्लियर? तो चलिए सब्जेक्ट को पहले समझते हैं। तो सब्जेक्ट को हमें इस प्रकार समझना है, जैसे आपको पहले बताया जा चुका है कि सब्जेक्ट के प्लेस पे एक नाउन आ सकता है और एक प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्लेस पे दो ही आते हैं, एक नाउन और एक प्रोनाउन आते हैं। तो हमें सब्जेक्ट को समझना है तो इसके लिए हम लोगों को नाउन और प्रोनाउन को समझना पड़ेगा। किसको? नाउन या प्रोनाउन को समझना पड़ेगा। अब नाउन और प्रोनाउन को क्या समझा जाए, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास जो आपको नाउन की कराई गई है उसमें नाउन का पूरा डिटेल आपको दिया गया है। जितना ज़्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच में हो सकता था उतना आपको इंक्लूड कर दिया गया, उसमें रख दिया गया है। अगर आपने वो क्लासेस देखी हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच तब तो आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर आप वो मिस कर गए होंगे तो पहले उस क्लास को देखिए, फिर यहाँ पर आके इसको फिर से ज्वाइन कीजिए, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग सही लेवल पे बनती जाएगी। क्योंकि हर एक चैप्टर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इंटर कनेक्टेड है। किसी एक को छोड़ दीजिएगा तो अगला वाला आपका समझ नहीं आएगा, फिर कहिएगा समझ नहीं आता है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो नाउन में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये डिस्क्राइब किया गया है कि नाउन का आइडेंटिफिकेशन हु से किया जाता है, हुम से किया जा सकता है और व्हाट से। हु, हुम और व्हाट, ये तीन तरीका है जिससे आप नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हु जो है यह पर्सन के लिए है, पर्सन, और सब्जेक्ट, पर्सन जब सब्जेक्ट बनता है तो वो उसे हम लोग हु से आइडेंटिफाई करते हैं। हुम पर्सन के लिए ही, लेकिन यह ऑब्जेक्ट के लिए आता है। व्हाट एनिमल के लिए आ जाता है, ओके, थिंग के लिए आ जाता है, आइडिया कोई हो उसके लिए आ जाता है, और यह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए आता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए आता है, लेकिन अभी हमें जरूरत सिर्फ सब्जेक्ट का है। फिर प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। तो प्रोनाउन का काम क्या है, जो मैंने समझाया हुआ था, प्रो प्लस नाउन, इसे हम लोग कहते हैं प्रोनाउन, यानी कि नाउन को के प्लेस पे जो आता है, नाउन के रिपीटेशन को रोककर उसके प्लेस पे आने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन का आइडेंटिफिकेशन भी इसी से आता है, हु, हुम और व्हाट से। एक एक एग्जांपल कवर करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिससे नॉर्मल से स्टेटमेंट लिया जा सकता है कि राधिका
इज माई फ्रेंड, राधिका इज माई फ्रेंड। तो कहा जा सकता है कि हु इज माई फ्रेंड, हु इज माई फ्रेंड, तो आंसर में क्या आएगा, राधिका इज माई फ्रेंड। तो हु का रिप्लाई ये क्या है, नाउन है, पर्सन है, और स्टेटमेंट का ये बन रहा सब्जेक्ट है। नाउन है, पर्सन है और सब्जेक्ट। इसी राधिका की जगह पर इस नाम को हटा के हम लोग यहाँ सी को मेंशन किया जा सकता है कि सी इज माई फ्रेंड, सी इज माई फ्रेंड। तो हु इज माई फ्रेंड, सी इज माई फ्रेंड। राधिका हु का रिप्लाई, सी भी हु का रिप्लाई ना, तो सी भी हु का रिप्लाई है। बस इस बार ये नाउन ना होकर ये प्रोनाउन है, पर्सन के लिए आया हुआ है, और स्टेटमेंट का ये क्या बना हुआ है, सब्जेक्ट बना हुआ है। तो जिस सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन या प्रोनाउन आएगा, और नाउन का आइडेंटिफिकेशन आप हु, हुम, व्हाट से कर सकते हैं, और सेम एज उसी नाउन को हटा कर अनेबला प्रोनाउन का भी आइडेंटिफिकेशन आप उसी तरह से कर सकते हैं। इसको नोट कीजिए। चलिए, ये रहा हु वाला जिसमें हमने नाउन और प्रोनाउन को देखा। सेकंड एग्जांपल कवर करते हैं। जैसे कहा जा सकता है मोहित हैज कॉल्ड राधिका, मोहित हैज कॉल्ड राधिका। तो मोहित हैज कॉल्ड हुम, मोहित हैज कॉल्ड हुम का रे मोहित ने कॉल किया है, तो किसको कॉल किया है, राधिका को। नाउन, पर्सन और ऑब्जेक्ट, नाउन, पर्सन और ऑब्जेक्ट इसी में। और यहाँ हु जो है, सॉरी मोहित, ये हु का रिप्लाई है, नाउन है, पर्सन है, और स्टेटमेंट का यह सब्जेक्ट है। इस दोनों को अगर हम लोग प्रोनाउन से अगर मतलब प्लेस करना चाहते हैं तो मोहित की जगह पे आ सकता है ही हैज़ कॉल्ड, ही हैज़ कॉल्ड। राधिका की जगह लिख सकते हैं, गर्ल के लिए हर का यूज होता है, तो ही हैज़ कॉल्ड हर। ही यहाँ पर हु हैज़ कॉल्ड हर, कौन है जिसने उसको बुलाया है, तो ही। तो हु ये प्रोनाउन है, पर्सन है, और स्टेटमेंट का यह सब्जेक्ट है। फिर ही हैज़ कॉल्ड हर, सॉरी ही हैज़ कॉल्ड हुम, तो हुम का रिप्लाई इस बार यह प्रोनाउन है, पर्सन है, और स्टेटमेंट में यह ऑब्जेक्ट आया हुआ है। तो सब्जेक्ट के तौर पर जो पर्सन को लेकर आता है कि हु और हुम का यूज, वो तो हम लोगों ने इतना किया है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स व्हाट वाला देख लेते हैं, यानी एनिमल और थिंग को लेकर। चलिए खबर इतना लिखिए, मैं तब तक देख लेता हूँ। चलिए कुछ और एग्जांपल इसका कवर करते हैं। तो नाउन के प्लेस पे नाउन और प्रोनाउन दोनों साथ चल रहा है, हु और हुम से रिलेटेड हो गया, व्हाट से रिलेटेड आ सकता है। द पेन इज न्यू, द पेन इज न्यू। व्हाट इज न्यू, व्हाट इज न्यू, तो व्हाट का रिप्लाई यही पेन है, नाउन है, और यह थिंग है, क्या है, थिंग है, नॉन लिविंग। स्टेटमेंट में यह सब्जेक्ट बन रहा है। नंबर 3 फिर कहा जा सकता है आई हैव bought दिस पेन, आई हैव बॉट अ पेन, आई हैव बॉट अ पेन। तो आई हैव बॉट व्हाट, अ पेन, मैंने खरीदा है, क्या खरीदा है, पेन। नाउन, थिंग, और स्टेटमेंट में आया हुआ है यह ऑब्जेक्ट आया हुआ है। तो सब्जेक्ट के प्लेस पे जो हम लोग खोज सकते हैं कि नाउन या प्रोनाउन आता है जो हु, हुम और व्हाट से रिलेट करता है, तो वो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर यह स्टेटमेंट या सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। तो ये रहा कि सब्जेक्ट की कुछ जानकारी रही, अभी और जानकारी हमें लेना है। ओके, कवर करते हैं इसे।
चलिए, अब सब्जेक्ट के प्लेस पे जो नाउन आने का काम करता है, चलिए थोड़ा और इसे इरेज करते हैं, ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं, सही रहेगा। चलिए, सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन। अब नाउन को काउंटिंग के बेसिस पे लिया जाए, काउंट गिनने के आधार पर, तो इसे दो भाग में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक कहते हैं काउंटेबल, काउंटेबल, और एक कहा जाता है कि अनकाउंटेबल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। चलिए, ये तो समझ गए कि नाउन जो है ये दो प्रकार के हैं, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल के बेसिस पे आ जाते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिख रहा हूँ, आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि वह काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। क्लियर? चलिए मैं देखता हूँ लिखकर। स्टार, वाटर, चेयर, घी, पेपर, पेज, मार्कर, ब्रिक, अम्ब्रेला, पेन, ट्राउजर्स। चलिए इतना ही रखते हैं। स्टार, STAR स्टार, वाटर, चेयर, घी, पेपर, पेज, मार्कर, ब्रिक, अम्ब्रेला, पेन, ट्राउजर्स, ये नाउन है। इनमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन काउंटेबल हैं और कौन कौन अनकाउंटेबल हैं। आइडेंटिफाई कीजिए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। स्टार, वाटर, चेयर, घी, पेपर, पेज, मार्कर, ब्रिक, अम्ब्रेला, पेन, ट्राउजर्स। चलिए अब समझते हैं इसमें क्या क्या गलतियां इसमें हो सकती हैं, उसको समझने का काम करते हैं। चलिए समझने का काम करते हैं, देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। अब आते हैं नाउन जिसे हम लोग काउंटेबल या अनकाउंटेबल कहते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि काउंटेबल या अनकाउंटेबल होता क्या है। तो सेंस ये लिया जाता है कि हम लोग बात करते हैं कि काउंटेबल या अनकाउंटेबल का, तो काउंटेबल अनकाउंटेबल की परिभाषा कुछ इस प्रकार से चलती है, जिसकी गिनती की जा सकती है काउंटेबल है, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है उसे हम लोग अनकाउंटेबल का सेंस देते हैं। अब इस बेसिस पे जो ये परिभाषा है, ये डेफिनेशन है कि जिसकी गिनती कर सकते हैं काउंटेबल, जिसकी गिनती नहीं कर सकते हैं अनकाउंटेबल। इस बेसिस पे समझें तो आप ये सोच के देखिए स्टार काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स होते हैं जो स्टार को अनकाउंटेबल कहते हैं। स्टार को क्या कहा जाता है? अनकाउंटेबल। किस बेसिस पे कहते हैं? तो उनका बेस ये रहता है कि हम लोग स्टार को कभी काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि स्टार जो है वो अनंत है, उनका कोई वो इनडेफिनिट है, कोई डेफिनिट तो है नहीं कि हम लोग उसे काउंट कर लें। इस वजह से उसे वो कहते हैं अनकाउंटेबल। चलिए उनकी बात मान लेते हैं कि उनके अकॉर्डिंग जिनका यह मानना है कि स्टार अनकाउंटेबल है, स्टार अनकाउंटेबल, इसका रीजन क्या होता है? जब ये कहा जाता है कि स्टार अनकाउंटेबल है तो वो कहते हैं सर स्टार जो है वो इनडेफिनिट है, अनिश्चित है, कोई डेफिनिट रहे तब ना सर उसे काउंट कर लें। ठीक है, अब आपके अकॉर्डिंग ही चलते हैं या उनके अकॉर्डिंग जिनको लगता है कि स्टार अनकाउंटेबल है। तो जो अनकाउंटेबल है वो हमेशा सिंगुलर होता है। अनकाउंटेबल हमेशा क्या होता है? सिंगुलर।
उसका कभी भी आप प्लूरल का यूज नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा क्या है, सिंगुलर है। सॉरी, अनकाउंटेबल, मैंने काउंटेबल में लिख दिया, अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर है, क्योंकि गिनती ही नहीं कर सकते हैं तो उसे सिंगुलर ही कर सकते हैं, प्लूरल की कैटेगरी में उसे हम लोग नहीं रख सकते। वही जो अनकाउंटेबल है, ओके सॉरी काउंटेबल, यह सिंगुलर भी हो सकता है और सोचें तो यह प्लूरल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। नाउन काउंटिंग के बेसिस पे काउंटेबल अनकाउंटेबल दो इसके टाइप्स हैं। काउंटेबल सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं, क्योंकि गिनती कर ही सकते हैं, जैसे एक मार्कर है, इसी साथ एक और मार्कर आ जाएगा तो 2 मार्कर्स हो जाएंगे, तो ये प्लूरल की कैटेगरी है। अनकाउंटेबल में उसकी गिनती ही नहीं की जा सकती है। अन का मतलब होता है नॉट, काउंटेबल मींस काउंटेबल, मतलब नॉट काउंटेबल, तो हम लोग उसे कहते हैं अनकाउंटेबल का सेंस देते हैं। तो गिनती ही नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप उसे काउंटेबल कहाँ से करेंगे, मतलब उसका प्लूरल आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। तो जब आप कह रहे हैं कि स्टार अनकाउंटेबल है क्योंकि ये इंडेफिनिट है, तो मुझे एक चीज बताइए, जब स्टार अनकाउंटेबल है तो स्टार का प्लूरल, स्टार्स क्या कभी हो सकता है? स्टार अनकाउंटेबल है, मैंने मान लिया, तो आप ही बताएं स्टार का प्लूरल स्टार्स होता है या नहीं होता है? जिस प्रकार से मार्कर का प्लूरल मार्कर्स हुआ, चेयर का प्लूरल चेयर्स हुआ, तो स्टार का प्लूरल स्टार्स होता है या नहीं होता है? इस पे बस आप समझ लीजिए कुछ पॉइंट। चलिए, अब इस सेंस में स्टार काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? स्टार का प्लूरल स्टार्स होता है, ये सच है। आप जो कह रहे हैं कि स्टार अनकाउंटेबल है, लेकिन इतना आप समझ कर रखिए कि स्टार का प्लूरल फॉर्म स्टार्स होता है। मार्कर मार्कर्स, पेन पेन्स, चेयर चेयर्स, बोर्ड बोर्ड्स, गर्ल गर्ल्स जो हो गए, तो स्टार का प्लूरल भी स्टार्स होता है। और अगर इसका प्लूरल स्टार्स होता है, स्टार का प्लूरल स्टार्स होता है, तो आप ही समझाइए फिर आप इसे अनकाउंटेबल कैसे कह रहे हैं? अनकाउंटेबल आप इसे कैसे कह सकते हैं? क्योंकि स्टार का प्लूरल स्टार्स होता है, आपने किताबों में पढ़ा है, लेकिन माइंड में ये चल रहा है कि सर हम लोग डेफिनेशन है कि जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है, सॉरी जिसके मतलब स्टार है जिसकी गिनती पूरी हो ही नहीं सकती है। अब यहाँ पे समझना है कि स्टार कोई अनकाउंटेबल नहीं है, स्टार पूरी तरीके से यह काउंटेबल है, और काउंटेबल है इसी वजह से ये इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म मौजूद है, स्टार और स्टार्स। अब मैं समझाता हूँ काउंटेबल कहा किसे जाता है। तो काउंटेबल कहा जाता है, ध्यान रखेगा, जिसकी गिनती जिसे अलग किया जा सके, जिसे अलग किया जा सके, जिसे अलग किया जा सके, या जिसको अलग देखा जा सके, जिसे अलग किया जा सके, या कह सकते हैं जिसको अलग देखा जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल कहते हैं। और अनकाउंटेबल जिसे अलग नहीं किया जा सके या जिसको अलग नहीं देखा जा सकता। जिस प्रकार से यहां देख लेते हैं, जैसे 2 पेन्स हैं, 2 पेन्स हैं हाथ में, तो इस दोनों पेन्स को आप अलग कर सकते हैं, या इस दोनों पेन को आप अलग देख सकते हैं, अलग कर भी सकते हैं, अलग देख भी सकते हैं। अगर ये अलग हुआ, ये सीधी सी बात है काउंटेबल है। 1 2 अलग दिख रहा है, अलग कर सकते हैं, यानी यह काउंटेबल है। स्टार सेम उसी तरह से है, आसमान में मौजूद जितने तारे हैं उन तारों को गिना नहीं जा सकता, ये ठीक है, उतना पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन उसको अलग देख तो सकते हैं ना, अलग दिखता तो है, उसकी अलग गिनती तो कर सकते हैं। ठीक है, 1 स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, इस प्रकार कर तो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4, बस। जब आप स्टार को कह रहे हैं कि 1 2 3 4, आपने गिनती की है, और आपने जब गिनती कर लिया है तो फिर अब वो अनकाउंटेबल रहा कहाँ से? वो तो काउंटेबल में उसको गिनती होनी चाहिए, फिर उसे अनकाउंटेबल का क्यों टर्म कहा जाता है? वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है उस डेफिनेशन की वजह से, जो डेफिनेशन ये कहता है कि जिसकी गिनती की जा सके। बात समझे? तो स्टार को काउंटेबल की कैटेगरी में रखना है। स्टार काउंटेबल है, CN में लिख रहा हूं काउंटेबल। अब बात करते हैं वाटर का। तो वाटर को आप अलग नहीं देख सकते हैं। इस बॉटल में अगर वाटर है तो इसको अलग आप देख सकते हैं, या इसको अलग किया जा सकता है। इससे थोड़ा सा भी पानी आप अलग कर सकते हैं कि मैं इसे जिस प्रकार से मैं ये कर सकता हूं, जैसे मेरे हाथ में 2 पेन से, इसमें से मैंने एक पेन यहाँ रख दिया, दूसरा पेन अब मैं रख रहा हूँ।
क्या मैं इसे एक पानी में निकाल के अलग कर सकता हूँ? ऐसा पॉसिबल है इसको अलग करना, या पानी को आप अलग देख सकते हैं? पॉसिबल है इस पानी को अलग देखना कहीं से भी? कहीं आप इसे अलग नहीं देख सकते। इसी वजह से यह अनकाउंटेबल का सेंस आता है, क्योंकि ये अलग दिखता ही नहीं, इसे अलग कर ही नहीं सकते हैं, तो वाटर अनकाउंटेबल है। क्लियर? चेयर काउंटेबल है, अलग दिख सकता है, अलग कर सकते हैं। घी वही बात है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल। बात करते हैं पेपर को लेकर, पेपर और पेज, ध्यान रखिएगा। ये हो सकता है बहुतों के लिए शॉकिंग न्यूज़ हो सकता है कि पेपर जो है वह अनकाउंटेबल है। पेपर क्या है? अनकाउंटेबल। पेज काउंटेबल है। पेज क्या है? पेज को आप गिन सकते हैं कि 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, और इसलिए पेज का प्लुरल पेजेस भी हो सकता है। लेकिन पेपर का प्लुरल कभी पेपर्स नहीं होता है। जब आप पेपर में एस लगाते हैं, यानी जब आप पेपर्स लिख रहे होते हैं, पेपर या अनकाउंटेबल है। जब आप पेपर्स कहते हैं, PAPERS, पेपर्स, तो इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कागजात, या यूं कह सकते हैं कि इट इज डॉक्यूमेंट। ओके, जिसे मैं कह सकता हूँ शो मी योर पेपर्स। जिसे होता है ना कि जब हम लोग ट्रैवल करते हैं तो जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, या जिनको राइट है कि ध्यान रखेगा कि वो हमारे पे बाइक के या कार के कागजात को चेक कर सकते हैं, तो वो कहते हैं शो मी योर पेपर्स। पेपर, अगर वो पेपर कह रहे हैं तो वो गलत कह रहे हैं, उन्हें कहना चाहिए कि शो मी योर पेपर्स। आप मुझे अपने इस कार जो है इसकी, या बाइक है इसकी, कागजात मुझे दिखाइए, या डॉक्यूमेंट उसे हम लोग कह सकते हैं। तो पेपर अनकाउंटेबल है, पेज काउंटेबल है, इसलिए उसका प्लुरल पेज का पेजेस होता है, लेकिन पेपर अनकाउंटेबल है, और जब इसमें आप एस लगाते हैं इसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मार्कर अलग किया जा सकता है, काउंटेबल का सेंस है। ब्रिक की बात करते हैं, ईंट का यूज करते हैं जिसे कहा गया है, तो इसे हम लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों कैटेगरी में रखते हैं। अब ये कैसा हुआ? काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों कैटेगरी, बिल्कुल अभी देख लेते हैं। This wall is made of brick or bricks. This wall is made of brick or bricks. सेकेंड एग्जाम्पल में आते हैं। There are 2 brick or bricks. चलिए अब बताइए यहाँ पर कहाँ पे ब्रिक होना चाहिए, यहाँ पे, या कहाँ पे ब्रिक्स होना चाहिए, या दोनों जगह आपको लगता है ब्रिक और ब्रिक्स हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सोच के बताइए। समझिए। दिस वॉल इज मेड ऑफ ब्रिक और ब्रिक्स, देयर आर 2 ब्रिक और ब्रिक्स। अब इसमें ध्यान रखेगा, नाउन के आप जानते हैं नेम के बेसिस पे 5 टाइप्स होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। इसमें से 2 की चर्चा अभी मैं कर रहा हूं, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, और एक कहा जा सकता है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और कॉमन नाउन प्लुरल भी दिख सकता है। कॉमन नाउन जैसे कहा गया बॉय, कॉमन नाउन है तो इस बॉय का प्लुरल क्या हो सकता है? बॉयज भी हो सकता है। टीचर कॉमन है तो इसका प्लुरल आप टीचर्स भी बना सकते हैं। लेकिन जो मेटेरियल नाउन है, मेटेरियल नाउन कहा जाता है जिसका यूज किसी चीज के प्रोडक्शन में किया जाता है, बनाने में हम लोग जो करते हैं किसी भी चीज को, उसे हम लोग कहते हैं मेटेरियल नाउन कहते हैं, और वह अनकाउंटेबल है। क्या है? अनकाउंटेबल है। मेटेरियल नाउन अनकाउंटेबल है क्योंकि हम लोग इसकी क्वांटिटी लेते हैं। क्या लेते हैं? इसको नापते हैं कि मुझे इतना चाहिए, यही चीज। तो ये मेटेरियल नाउन जो है वो अनकाउंटेबल आता है क्योंकि मेटेरियल नाउन का यूज किया जाता है किसी चीज को बनाने में। तो मेटेरियल, कोई भी नाउन मेटेरियल नाउन की तरफ प्रेजेंट हो रहा हो तो उसका प्लुरल आप नहीं बना सकते हैं, और वही कॉमन नाउन हो तो उसका प्लुरल आप बना सकते हैं, सिंगुलर प्लुरल के कैटेगरी में आप रख सकते हैं। और
मैंने आपको पहले ही समझाया हुआ था कि हम लोग फंक्शनल ग्रामर पढ़ रहे हैं। हमें किसी भी चीज़ की पहचान फिगर के बेसिस पे नहीं, फंक्शन के बेसिस पे करना चाहिए। फिगर के बेसिस पे गलत हो सकता है, फंक्शन के बेसिस पे ही आपको समझना पड़ेगा ग्रामर की, तभी आपकी ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग बन पाती है, वरना बनने वाली नहीं है। तो हमें किस पे चलना चाहिए? फंक्शन पे, फिगर पे नहीं, सूरत पे नहीं चलना है, अपने कैरेक्टर को डेवलप करना है। सूरत नहीं है, ये तो टेम्पररी चीज़ है। ब्यूटी विल वैनिश वन डे, एक ना एक दिन ब्यूटी वैनिश हो ही जाएगी, बट कैरेक्टर विल रिमेन सेम। पीपल विल रिमेंबर योर कैरेक्टर, नॉट योर ब्यूटी। ब्यूटी के वजह से किसी को ज़्यादा दिनों तक तवज्जो नहीं दी जाती है, रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है, कैरेक्टर के वजह से दी जाती है। ओके, और इसके एग्जाम्पल आप बहुत सारे देख सकते हैं अपने आसपास। इसलिए ब्यूटी पे कभी नहीं जाइए, ये तो टेम्पररी है, आज है कल नहीं है। कुछ भी हो गया ब्यूटी में, बस हो गया, चिंता फिक्र करने लगेगा। कैरेक्टर को बनाइए तो वो बेहतर काम करता है। तो ग्रामर भी वही कर रहा है, ग्रामर कर रहा है कि अपने कैरेक्टर को बनाओ ना, फिगर मत देखो, फिगर के बेसिस पे जज मत करो, फंक्शन देखो किसी का भी, तो वर्ड का भी फंक्शन देखो। तो आइए फंक्शन देख लेते हैं। जब कहा गया दिस वॉल इज मेड ऑफ, ये जो दीवार है, ओके, यह बनी हुई है किस चीज का? ब्रिक का। तो दीवार को बनाने में, जो वॉल है उसको बनाने में जिस प्रकार से हम लोग सीमेंट का यूज करते हैं, सैंड का यूज करते हैं, रॉड का यूज करते हैं, उसी प्रकार से ब्रिक का यूज करते हैं। तो इस वॉल को बनाने में क्या क्या मटेरियल लगा है, क्या क्या मटेरियल लगा है? तो उस एक मटेरियल में कौन है? ब्रिक है। क्या है? ब्रिक है, यानी ईंट है। तो यहां पर जो ब्रिक यूज किया गया है नाउन, यह जो नाउन है यह मटेरियल नाउन है। कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। और मटेरियल नाउन जो है यह अनकाउंटेबल अपने आप को रखता है। मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल कहने का सेंस है यह सिंगुलर ही होगा, इसका प्लूरल आप नहीं बना सकते। फिर से समझिएगा, वॉल, दीवार को बनाने में ब्रिक का यूज किया गया है, और नाउन जब किसी चीज का यूज बनाने में किया जा रहा है तो वो मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन अपने आप को अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखता है। अनकाउंटेबल कहने का सेंस है कि वह सिंगुलर होगा, उसका प्लूरल हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से ब्रिक अनकाउंटेबल है, तो फिर इसका प्लूरल कहाँ होगा? क्या करना पड़ेगा? ब्रिक। ये नाउन का बहुत ही खूबसूरत सा एरर बन जाता है सेंटेंस में कि दिस वॉल इज मेड ऑफ ब्रिक, जबकि सेंस अगर हम लोग लगाने की कोशिश करें हिंदी वाले कि यह दीवार किस चीज की बनी हुई है, तो ईंटों का बना हुआ है, बहुत सारा ईंट लगा होगा, तो चलो प्लूरल कर देते हैं। ऐसा नहीं है, लॉजिक देना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट देना पड़ता है, तब अंडरस्टैंडिंग बनती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहा गया देयर आर टू ब्रिक और ब्रिक्स। कहा गया कोई जगह है वहां पे दो रखा हुआ है ईंट, कोई भी ओपन ग्राउंड है, वहां पे दो इस प्रकार के ईंट रखे हुए हैं, इस प्रकार के ईंट रखे हुए हैं। ओके, अब ये दो जो ईंट रखा हुआ है, तो ये कहीं मटेरियल के तौर पर तो यूज नहीं हुआ है, ये बस एज यूजुअल रखा हुआ है कहीं पर किसी प्लेस पे, तो यह कॉमन नाउन है। कहीं किसी चीज को बनाने में यूज किया जाए तब ना मटेरियल कर, ये तो सिर्फ रखा हुआ है, तो यहां पर ये काउंटेबल की कैटेगरी में आएगा, कैटेगरी में काउंटेबल, और यह कॉमन नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन का आप चाहे तो सिंगुलर बनाए, चाहे तो प्लूरल बनाए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ टू आया हुआ है, टू के बाद प्लूरल लगेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्रिक्स का सेंस आएगा। तो ब्रिक जो है यहाँ पर, ये ध्यान रखेगा, ये काउंटेबल भी है और यह अनकाउंटेबल भी है, डिपेंड करता है फंक्शन पे, फिगर पे नहीं जज कर सकते हम लोग। आगे बढ़ते हैं। अम्ब्रेला, छाता जिसे आप कहते हैं, इसे आप अलग कर सकते हैं, यह काउंटेबल है। पेन अलग कर सकते हैं, काउंटेबल है। अब आते हैं ट्राउजर्स का, थोड़ा समझ लेते हैं ट्राउजर्स का क्या लॉजिक कहा गया है। तो इसको समझते हैं। जो ट्राउजर्स हम लोग पहनते हैं, ध्यान समझिएगा, ट्राउजर्स, ओके, चलिए, ओके, इस ट्राउजर्स को अगर देखेंगे पूरी तरीके से, तो इसमें टोटल जो टू पार्ट्स हैं, एक ये वाला हिस्सा है लेफ्ट और एक राइट वाला हिस्सा है। तो ये जो ट्राउजर्स हो, पैंट्स हो, शूज हो, या क्या कह सकते हैं सॉक्स हो, ये जो बने हुए रहते हैं, ये इसको अगर आप बांटेंगे तो दो हिस्सों में आसानी से बढ़ सकता है। जब ट्राउजर्स बनाया जाता है या पैंट्स बनाया जाता है, जीन्स बनाए जाते हैं, गॉगल्स होते हैं, तो इनमें आइडेंटिकल पेयर्स होते हैं, एक जैसा ही दिखने वाला एक और हिस्सा रहता है और दोनों को जोड़कर एक बनाया जाता है। तो क्योंकि इसमें आइडेंटिकल पार्ट्स ये बना हुआ ही है दो का सेंस लेकर,
अकेला नहीं, ये दो का सेंस लेकर बना हुआ है। इसी वजह से ट्राउजर्स को हम लोग प्लूरल कहते हैं। ट्राउजर्स को क्या कहते हैं? प्लूरल की कैटेगरी में डालते हैं। तो ये रही नाउन की अंडरस्टैंडिंग, जिसको मैं एक बार रिवाइंड कर देता हूं। ओके, जिसमें आपको यह जानना पड़ा कि नाउन जो है ये काउंटिंग के बेसिस पे काउंटेबल और अनकाउंटेबल दो कैटेगरी में आ जाते हैं। क्लियर हो गया? अब इसी में ऑर्गेनाइज करते हैं कि ये से किस प्रकार से। तो काउंटेबल का डेफिनेशन है कि जिसको आप अलग कर सकते हैं या जिसे अलग देखा जा सकता है। अनकाउंटेबल, ना इसे आप अलग कर सकते हैं ना इसे आप अलग देख सकते हैं, वो आ गया। फिर इसी में हमने देखा कि कुछ ऐसे नाउन हुए, जैसे ब्रीक कहा गया है कि यह सिचुएशनल होते हैं, यह फंक्शनल पे डिपेंड करते हैं कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो ये जो, जैसा मैंने कहा कि सब्जेक्ट प्लेस पे नाउन या प्रोनाउन आ सकता है, तो ये हो गई हमारी नाउन का पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो गया। क्लियर? इसको नोट कीजिए, फिर मैं देख